हेलो साथियों, आज आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि अगर आप ज्वाइन किए होंगे अभ्युदय अकेडमी टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। अगर अभ्युदय अकेडमी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से एक आप चैनल का ग्रुप और एक क्विज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ आपको मिलती रहेगी। जैसा कि आज हमने जो दिया था डे 1 यानी कि पहले दिन में आपको क्या क्या पढ़ना था, जो शेड्यूल था उसमें आपको दिया हुआ था। पहले जीएस जीके में आपको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हुआ था, और फिर उसके बाद जो बात करें उसमें आपको एक रीजनिंग के टॉपिक दिया था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में। कहाँ से पढ़ना था ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात करें तो वो आपको अभ्युदय अकेडमी टेलीग्राम चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको दिख जाएगा डायरेक्शन और डिस्टेंस। लगभग 3 वीडियो हैं, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन होते हैं तो आपको कल जो भी अगले दिन का शेड्यूल होगा आपको मिलेगा। फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करनी, कहीं से भी कर सकते हैं, बुक हो गई बुक से कर लीजिए या ऑनलाइन कर लीजिए किसी वेबसाइट से। तो और दूसरा जो दिया था जीएस जीके में संविधान के सोर्स थे, उसका भी लिंक आपको ये वीडियो है यहाँ से आप देख सकते हैं, अन्यथा आप सर्च मारिए गूगल पे मिल जाएगा। अगर बुक होगी बुक से आप पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, और क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो सबसे पहले काम आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, जिससे कि आपको आइडिया लगे क्या क्वेश्चन क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका भारतीय संविधान के सोर्स की बात करें तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बने थे लास्ट ईयर, इसलिए मैंने इसको लिया है। यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए इसको। उसके अलावा आपके क्या क्या पढ़ना है पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हो। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसकी बात करें तो इससे आपका जो 1935 में लॉ लागू हुआ था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो वहाँ पर आपकी ये व्यवस्थाएं थी। इससे पहले संघीय व्यवस्था थी जो कि फेडरल सिस्टम था, वहाँ से लिया गया। हमारे संविधान में 1935 से लिया गया कौन सी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था जो हमारे यहाँ चलती है, संघ ना, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार है, ये संघीय व्यवस्था कहलाती है। ये फेडरल सिस्टम है, ये संघीय व्यवस्था ली गई थी। उसके अलावा राज्य का कार्यालय है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया है वहाँ से, कि जो गवर्नर होंगे कि भारत में हर राज्य के एक गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। शक्तियों के विवरण की 3 सूचियाँ, जो 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ये 3 सूचियाँ भी 1935 से लिया गया, और कॉन्करेंट जो लिस्ट है ये भी आपको आगे पढ़ेंगे। और ये कहाँ से लिया गया था, पहले दूसरे किसी राज्य से, दूसरे किसी देश से लिया गया है। और न्यायपालिका का ढांचा की बात करें, जो जुडिशरी सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया, वो भी 1935 के एक्ट से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और बात करते हैं आपात उपबंध, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है। अगर इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में आपको पता है, ये 3 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे देश में, हमारे संविधान में लिखी हुई है। पहली जो है 352 में आती है, 4 यहाँ से अब 352, उसके बाद 56 आ जाता है, 356 में फिर 360 में आ जाता है ना, ये लगती है। यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, यानी कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगती है। और ये आपकी वित्तीय आपात है, यानी कि इकोनॉमिकल इमरजेंसी लगती है। 352 की बात करें तो इसमें पता है 3 प्रकार की चीज़ें दी गई हैं, कि जैसे कि एक युद्ध के आधार पर या बाहरी आक्रमण के आधार पर, और इससे पहले सशस्त्र विद्रोह था। जो सशस्त्र विद्रोह है उसको हटा दिया गया 42वें संविधान संशोधन, 42वां नहीं 44वां संविधान, क्योंकि 42वां तो इंदिरा गांधी ने किया था। उसके बाद फिर 1978 में सरकार चेंज होती है, मोरारजी देसाई बनते हैं 1944, फिर 44वां संविधान संशोधन होता है। 44वां संविधान संशोधन में जो यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, सशस्त्र विद्रोह, इसको चेंज करके यहाँ पर जो लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर जो लिखा हुआ आंतरिक विद्रोह लिखा हुआ है ना, आंतरिक विद्रोह के स्थान पर लिखा गया सशस्त्र विद्रोह, यानी कि
सशस्त्र मतलब जब कोई बाहरी देश के आक्रमण, बाहरी देश के लोग अगर भारत पे आक्रमण करते हैं तब आप 352 इमरजेंसी का उपयोग कर सकते हैं, या युद्ध हो तब आप कर सकते हो, या और एक चीज़ क्या होती है, बाहरी आक्रमण हो तब आप कर सकते हो ना। या सशस्त्र विद्रोह का मतलब ये है कि हमारे ही देश में कोई खिलाफत हो जाए, यानी कि कई लोग मिलके आक्रमण करना शुरू कर दें भारत सरकार के ऊपर, तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, वहाँ पे आंतरिक जो इमरजेंसी थी, यानी कि अंदर अगर कोई दिक्कत होती तब इमरजेंसी लगा सकते, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जी ने, उसको इन्होंने हटाया हुआ था। और वहीं 356 की बात करें, 356 में नेशनल, इसमें प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपात लगता है या राज्य आपात लगता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाई जाती है। और फिर 360 में इमरजेंसी लगती, वित्तीय आपात लगता है, नेशनल वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक, आगे बात करें तो फिर ये हुआ। उसके बाद आपका लोक सेवा आयोग जो आया हुआ है, जो लिया गया संविधान में, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया ही गया है। और अगर बात करें इससे भी, इसके पहले आपका जो संविधान सभा आता है ना, संविधान सभा, उसको आपको पढ़ना चाहिए। संविधान सभा कैसे बना, उसमें कितनी बैठकें हुई, पहली बैठक कब हुई, सेकंड बैठक, सेकंड मीटिंग कब हुई, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, उसके मेंबर कौन है, उसके फर्स्ट मेंबर कौन थे ना, ये सब जो है वो आपको पढ़ना चाहिए। और क्या पढ़ना है, जैसे कि अगर हम पूछें 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। उसके अलावा 26 नवंबर को और क्या हुआ था, सब 26 नवंबर के कुछ संविधान के जो कुछ आर्टिकल हैं उनको इनेक्ट किया गया था ना। ऐसे ऐसे आपको जो संविधान सभा से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको देखना चाहिए, और कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को भी पढ़ना चाहिए। आप बने रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ाते रहेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको मिलता रहेगा। फिर आते हैं नंबर 2, ब्रिटेन का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। यूके से क्या क्या लिया गया, सबसे पहली संसदीय व्यवस्था ली गई, जो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम चलता है, कि आप पार्लियामेंट सिस्टम जानते हैं, जो कि संसद, जहाँ संसद, नया संसद भवन भी बना है, इसके बारे में ही आप जानते हो, वही है पार्लियामेंट सिस्टम। उसके अलावा बात करें तो मंत्रिमंडल प्रणाली है, कैबिनेट सिस्टम है, संसदीय विशेषाधिकार है, पार्लियामेंट प्रिविलेज है, परमाधिकार रिटें हैं, प्रीरोगेटिव रिट्स हैं, और एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि वहाँ पे अमेरिका में डबल सिटीजनशिप चलती है। उसके बाद द्विसदनवाद है, बाई कैमेरलिज्म है, जैसे कि एक उच्च सदन है अपने यहाँ, एक निम्न सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, इस प्रकार के दो सदन हैं। विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, विधि मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही सभी पनिशमेंट दिए जाते हैं, सभी चीज़ें की जाती हैं, तो ये है रूल ऑफ लॉ। यानी रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, रूल ऑफ लॉ जो लिया गया है वो हमारे भारतीय संविधान, वो वो यूके से लिया गया। पूछ लिया जाए विधि ऑफ लॉ यानी रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन कहाँ से, किस देश से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से आपका मूल अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद, जो हमारे यहाँ इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, इसको आप कमेंट करके बताइए। और एक बात, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी आप जानते हो, होता ही है ये तो। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, जुडिशियल एंड सेपरेशन ऑफ पावर ना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अपने यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं, तो हालात ये होती है कि भाई ऐसा सरकारें इतना दबाव बनाती हैं, अगर न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो हालत देश की खराब हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही असफल रहे, फिर जहाँ पर न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है अगर वो टूट जाए, भंग हो जाए, वही हाल
आप जानते हो इंदिरा गांधी के समय भी वही हाल था, और आज भी कुछ मामलों में ऐसा ही होता है कि न्यायपालिका पर काफ़ी दबाव बनाया जाता है, जुडिशरी सिस्टम पर भी दबाव बनता है। जैसे कई केस होते हैं, सरकार अपने पक्ष में लेने का प्रयास करती है कि हमने जो किया वही सही है, तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र न हो, क्योंकि अभी आप इस समय की स्थिति आप ही जानते हो, इलेक्शन कमीशन देख लीजिए क्या हाल है इलेक्शन कमीशन का। तो अगर सब चीज़ें सरकार के अंडर में रहेंगी तो भाई जीना सब जो जैसे चाहेंगे वैसे चलेगा, फिर वही फिर लोकतंत्र जो है ना वो विफल हो जाएगा अगर ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, सब चीज़ एक के नियंत्रण में हो जाती हैं। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में तो हर राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट है। परीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? जो न्यायपालिका में जज हैं, जज, ये जुडिशियल रिव्यू ना बड़े काम की चीज़ है, इसका भाई बहुत प्रयोग करते हैं। इसके चलते ही कई जो आपके अध्यादेश आते हैं वो वापस कर लिए जाते हैं, कई अध्यादेश को ये हटा दिया जाता है या रद्द कर दिया जाता है। जैसे कि बहुत पहले ही बात हो रही थी, न्यायपालिका में भी सरकार का एक आदमी होना चाहिए ना, सरकार का एक मंत्री, लॉ मंत्री एक पद होना चाहिए ना, जो सरकार की न्यायपालिका की नियुक्ति में हस्तक्षेप करे। तो ये सब गलत है, इसलिए इस पर एक आया था, वो अध्यादेश जारी हुआ था, शायद उसको इन्होंने हटा दिया था। उसके बाद अगले की बात करें, राष्ट्रपति महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी अमेरिका से लिया गया। एससी और एचसी के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ना, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जजेस, ये जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना, प्रेम्बल जो है वो भी अमेरिका के संविधान से। यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि सम्यक प्रक्रिया, प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स। उसके बाद रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। यानी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, ये अमेरिका से लिया गया है। प्रेसिडेंट एज कमांडर इन द चीफ ऑफ आर्म फोर्स, यानी कि सभी सेनाओं का मुख्य कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ ना, समान सुरक्षा मिलेगी लॉ के अकॉर्डिंग, यानी विधि के अनुसार सभी को समान सुरक्षा मिलेगी। यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ लिया गया है, ये आपका अमेरिका से लिया गया। और एक ऊपर लिया गया था क्या, रूल ऑफ लॉ, वो कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि एक केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य सरकार होगी, ये जो व्यवस्था है ये भी इसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय व्यवस्था, सरकार की संघीय व्यवस्था, ये भी जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद अगला जो लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो लिया गया है वो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया। राज्यसभा के लिए राज्यों का नामांकन जो होता है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा, नॉमिनेशन जो होते हैं, कुछ मेंबर जो होते हैं नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं राज्यसभा में, वो आयरलैंड से लिया गया, जिसकी बात की जा रही है, इसको समाप्त किया जाएगा। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? कॉन्करेंट लिस्ट ली गई, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी कि जॉइंट सिटिंग टू हाउसेस पार्लियामेंट, ये लिया गया है। आर्टिकल 108 के तहत ये बैठक होती है। आई एम राइट तो ठीक है, अगर गलत है तो आप संशोधन कर लीजिए इसमें, या हमें भी कमेंट करके बताइए अगर गलत होगा। आई थिंक 108 ही होता है जिसमें संयुक्त जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है। और उसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड मतलब आप व्यापार कर सकते हैं कहीं से, कैसे भी, किसी राज्य में आप जाके व्यापार कर सकते हो और कमा सकते हो, इंटरकोर्स कर सकते हो, यानी कि समागम रह सकते हो, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा आगे बात करें तो सशक्त केंद्र, फिर कनाडा के संविधान आ जाता है। कनाडा के संविधान की बात करें तो इसमें सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है,
क्या सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरेशन विथ स्ट्रांग, क्योंकि सेंट्रल स्ट्रांग होगा। अगर सब जगह सेंट्रल को फ्री कर दिया जाए, राज्यों को फ्री कर दिया जाए तो दंगे हो जाएंगे हर राज्य में, इसलिए केंद्र को सशक्त किया गया। भाई सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास, जिससे कि वह डिसीजन ले सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में। उसके बाद फिर अगला है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल, कि जो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही होती है, जिसको चाहे उसको आप राज्यपाल बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियों, और इसका घाटा भी है, इसका फ़ायदा भी है। घाटा ज़्यादा दिखता है, जिसका मन करता है उसको ही राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं अपने काम के लिए लोग, केंद्र सरकार, जिसकी केंद्र सरकार उसका राज्यपाल, ये हाल है। ये इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कमियां भी हैं और अच्छाई भी है। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित, अगर टॉपिक पर भटक जाएं तो काफ़ी लंबी चर्चा हो सकती है। फिलहाल चलते हैं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूसरी पावर इन द सेंटर। जो अवशिष्ट शक्तियाँ, जो अन्य शक्तियाँ जो छूट गई हों वो सब केंद्र में जाके निहित हो जाएंगी। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 7वां नंबर जापान आता है। जापान में विधि द्वारा प्रक्रिया, यानी कि यहाँ से एक ही लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, जो कि जापान ऐसा देश है जो अपने व्यवहार के लिए देश भर में जाना जाता है, अपने आचरण के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लाइट आई और चली गई है। आगे चलते हैं। अब ऐसा है अभी जो जापान में देखो सब लाइन में खड़े रहते हैं, तो लाइन में खड़े रहते हैं ना, अपने यहाँ भेड़िया दसान, अगर इधर से गाड़ी नहीं पास हो रही भाई रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल लेते हैं ना। बहुत स्मार्ट है इंडिया वाले, एकदम ज़बरदस्त तरीके से कहीं भी गाड़ी घुसेड़ देते हैं। अरे पहले हम पहुँचेंगे तब कोई जाए या ना जाए ना। हम ऐसा कभी कभी ऐसा होता है, हम ना जाएंगे ना जाने देंगे, इस हालत में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। क्या ही कर लोगे ना, बोल दो भाई तुम्हारे बाप की सड़क है। लेकिन ऐसा जापान में नहीं है, जैसा कि आप जापान में सुनते ही रहते हो। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निर्वहन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय भी मूल अधिकार जो आपके दिए गए हैं, कौन से पार्ट में दिया गया है, कौन बताएगा? आप बताओगे ना। क्या बताओगे? कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। फंडामेंटल राइट्स वैसे लिया कहाँ से गया है? वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन रखा किस में गया, किस पार्ट में? भारत का संविधान जो 22 पार्टों में बना हुआ, अब तो बढ़ के 25 के आसपास पहुँच गया है। तो वो जो लिया गया है वो किस पार्ट में रखा गया है, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स है, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए। और सस्पेंशन कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया। भाई अगर कोई इमरजेंसी लागू होती है, कुछ घटनाएं होती हैं भारत में, तो क्या करना है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंस कर दिया जाएगा। उसका सभी अधिकार, एक अधिकार को छोड़कर, जीने के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकार जो है आपका सस्पेंस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और सोवियत संघ से क्या लिया गया है? जो अब रसिया हो चुका है, जो पहले यूएसएसआर था, वहाँ से लिया गया। प्रस्तावना आप देखे हो ना, पढ़े हो प्रस्तावना? नहीं पढ़े हो तो आज पढ़ लेना जाके, वहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रस्तावना गया, प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श जो लिया गया ना, प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है? आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमी और पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल में जो बातें कही गई हैं वो कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हम ही तो बताएंगे नहीं सब, आप भी बताओ कुछ। चलिए तीसरा क्वेश्चन आज का, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आप बताओगे। 3 क्वेश्चन, एक तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में, किस पार्ट में है, और मौलिक कर्तव्य कितने, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं उसके बारे में। और एक पहले पूछा था 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपके हुए। उम्मीद करते हैं आप इसका कमेंट करके जवाब ज़रूर देंगे।
फ्रांस आ गया। गणतंत्रात्मक ढांचा जो है अपने यहाँ का रिपब्लिक स्ट्रक्चर जो है वो फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो लिए गए हैं, ने प्रस्तावना में लिखा गया स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श दिखाई पड़ते हैं, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी इन प्रियम्बल, ये कहाँ से आया हुआ है? फ्रांस से लिया गया है। ये एक क्रांति हुई थी, सन तो नहीं याद है इस टाइम, 1971 या कुछ है, वहाँ से जो वहाँ का जो नारा था वहाँ से ये चीज़ें आई हुई हैं। 11 नंबर था दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है, प्रोसीड्योर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से और या साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा इसके बारे में कहाँ से बात की गई है, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आई थिंक कि जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको समझने की क्या बात है, याद ही करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इसको याद करना है, समझने के लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा और हमको पढ़ाना पड़ेगा। हम ना तो आपके पास पढ़ने का टाइम है ना तो हम पढ़ाएंगे डिटेल में, क्योंकि फर्जी काम नहीं करना है कि एक एक टॉपिक अभी फ्रांस का पढ़ाना शुरू करें, गणतंत्रात्मक ढांचा क्या है इसके बारे में पूरा बताएं, फिर प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इसको बताएं। इससे बढ़िया आप याद करो, जितना काम है एग्जाम में उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।